हेलो बच्चों, नमस्ते। आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ हिंदी का पेपर कक्षा 8वीं के लिए। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पद्यांश का मतलब होता है कविता। तो यहाँ पे ये कविता हमें दी गई है, संजाल पूर्ण करना है। तो पहला है गीत की विशेषताएं। कविता में गीत की विशेषताएं बताई गई है, स्वर पद ताल से युक्त। यहाँ पे लिखेंगे गेता। यहाँ पर प्रत्येक अंतर के बाद मुखड़े को दोहराना, एक मुखड़ा तथा कुछ अंतरे। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया गया है, अगर आप लोग को यहाँ ठीक ढंग से नहीं दिख रहा है तो मैंने यहाँ लिख के दिया है, इनकी पूजा से बढ़कर अन्य कोई पूजा नहीं। तो कवि हमें बताता है कि किसकी पूजा से बढ़कर हमें और कोई पूजा नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर आएगा जननी यानी कि माता, यहाँ पे आएगा कृषक यानी कि किसान। अब प्रश्न नंबर 2, पद्यांश में उल्लेखित मानव के विभिन्न रूप लिखिए। तो उनके बारे में बताया गया है, पुरुष, कृषक, कलाकार, कवि, माँ और बलिदानी पुरुष के बारे में हमें बताया गया है। बलिदानी पुरुष की क्या विशेषताएं इस कविता में हमें बताई गई हैं? तो उसका उत्तर है कि मानव हित के लिए स्वयं के प्राणों की बलि दे देना, ये इसका उत्तर आएगा। कवि के लिए क्या प्रार्थना से बढ़कर नहीं है? तो कवि के लिए प्रार्थना से बढ़कर नहीं है कि बलिदानी पुरुष की प्रार्थना करना। अब उसके बाद प्रश्न आता है सही और गलत। बलिदानी पुरुष मिट्टी कोसने के रक्त से भी गाता है, इसका उत्तर सही है या गलत? सही। कलाकार दूसरों की कृति में जीवन संपदा भरता है, उत्तर गलत। अब आते हैं पर्यायवाची शब्द। तो पहला पर्यायवाची शब्द दिया है जननी यानी माता, धरा का उत्तर आएगा धरती। 7वां प्रश्न है विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी अपोजिट वर्ड्स, विरुद्धार्थी शब्द। जीवन का होता है मृत्यु, मंगल का होता है अमंगल। अब हमारे सामने आता है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर कृति पूर्ण करो। हमारा गद्यांश पढ़ने के बाद हमें सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है, लाल परी के जादुई देश की विशेषताएं। तो लाल परी के जादुई देश की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे ढेर के ढेर झूलते रंग बिरंगे गुब्बारे, फिर प्रेजेंट्स, रिबन्स, ट्रॉफियाँ गुलदस्ते से सजा। अब हमारा प्रश्न आता है दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें अब है पिताजी क्यों झल्ला पढ़ते थे। तो यहाँ पे हमें बताना है कि पिताजी झल्ला क्यों पढ़ते थे, क्योंकि उनका बेटा डोनेशन या सालाना जलसे आदि के लिए चंदे की छपी हुई पर्चियाँ हमेशा ले आता था। प्रश्न दूसरा, रमन के जन्मदिन पर ना जाने देने के बाद लड़के, यहाँ पे प्रिंट आउट गलत हो गया है तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा लड़के द्वारा किया गया विद्रोह। तो लड़के द्वारा किया गया विद्रोह हमें ऊपर दिखाई देगा, मैंने ज़ोर ज़ोर से लड़ना, जिद मचाना और रोना चिल्लाना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो उसके पिताजी द्वारा थप्पड़ मारने के बाद माँ ने क्या किया। जब पिताजी ने बच्चे को थप्पड़ मार दिया तो उसके बाद माँ ने क्या क्या किया, तो हम यहाँ पद्यांश में से देख के लिखेंगे। यहाँ पे देखो लिखा है, गुस्से में पिताजी ने भरपूर थप्पड़ गालों पर जड़ दिया, गाल पर निशान हो गए। अब उसके बाद उसकी माँ ने क्या किया, तो उत्तर यहाँ से लिखेंगे, उस दिन पहली बार माँ ने मेरे गालों पर उंगलियाँ फेर रो पड़ी थी और पिताजी से लड़ पड़ी थी। तो ये उसका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे आपको अर्थ बताना है, यहाँ पे आपको वचन बदल कर लिखना है। वचन बदल कर लिखना मतलब एक वचन से बहुवचन, अनेक और एक, वन और मैनी। जैसे महीना, महीने, दवा, दवाइयाँ। वचन पहचान कर लिखो, मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। घर कौन सा वचन है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? पर्चियाँ, यह है। कारण लिखिए। कारण लिखियो में पहला प्रश्न है, अंग्रेजीयत वाले परिवार के बच्चों का दबदबा रहता था। तो पाठ में हमें बताया गया है कि अंग्रेजी परिवार वालों के बच्चों का दबदबा क्यों रहा रहता था, क्योंकि वे छोटी उम्र से ही धाराप्रवाह अंग्रेजी बोलते थे। लड़के की माँ पढ़ा नहीं पाती थी, कारण बताना है, क्योंकि उसकी माँ को अंग्रेजी पढ़ना आता ही नहीं था। अब यहाँ पे लिखा है प्रश्न 3, निम्नलिखित पद्य पढ़कर कृतियाँ पूर्ण करो। ये कविता दी गई है, इसमें सबसे पहला प्रश्न है कृति पूर्ण करो। तो हमें सबसे पहली कृति कौन सी आई है, अश्वत्थामा के अनुसार नए अर्थ में व्यक्ति। तो अश्वत्थामा के अनुसार नए वर्ग में व्यक्ति में जो नाम बताने हैं वो हैं हमारे पास विकृत, आत्मघाती, अनास्थामय, अधर्व,
बर्बर। उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है किसने किससे कहा। तो किसने किससे कहा में पहला प्रश्न है किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में, ऐसा कवि में किसने कहा है इसके अंदर, युयुत्सु ने कहा है। उसके बाद बोलो अवसान के क्षणों में प्रभु मरण नहीं है ओ व्याध, तो का उत्तर आएगा वृद्ध। कविता के प्रयुक्त पात्र लिखो, यानी कि हमें इनमें कौन कवि के इस कविता में कौन कौन से पात्र दिए गए हैं उनके बारे में हमें उत्तर बताना है। तो उनके पात्रों के नाम हैं युयुत्सु, अश्वत्थामा, संजय और वृद्ध। इन पात्रों के नाम हमारी कविता में दिए गए हैं। अगला प्रश्न, पद्यांश में प्रयुक्त एक शब्द समूह लिखिए। फिर उसके बाद आता है मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। पहला है पारावार न रहना, इसका अर्थ आप लोग को लिखना है और वाक्य में अपने वाक्य में आप प्रयोग कर सकते हैं। आंखों से ओझल लेना, अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। फिर है समानार्थी शब्द कृषक यानी किसान, धरा यानी धरती, निगाह आंखें। विरुद्धार्थी शब्द ज़्यादा कम, अपमान मान, सहयोग असहयोग। लिंग पहचान कर लिखो। लिंग पहचान कर लिखो। कक्षा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग वो आप लोग बताएंगे। भोज झाड़। अब आता है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर कृतियाँ पूर्ण करो। तो यहाँ पे हमें पद्यांश दिया गया है, यहाँ से शुरू होता है। जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बंट गए। जैसे आपको ये पूरा पद्यांश पढ़ना है, उसके बाद ये पद्यांश में जो दिए गए हैं इन प्रश्नों को इनमें से ढूंढ ढूंढ के लिखना है। मनुष्य को शिकार खेलना पड़ता था, कारण लिखिए। फिर है मनुष्य द्वारा खेती में आए हुए लाभ बताइए। तो मनुष्य द्वारा खेती में आए हुए लाभ हमें अभी अभी ऊपर देखो हमने पढ़ा था, कई काम हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग शिकार खेलते थे, कुछ खेती में काम करते थे। जूं दिन गुजरते गए नए नए पेशे सीखे और उनमें पक्के हो गए। उसके बाद आता है जानवरों को चराने की जगह। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो जहाँ जानवरों को चराया जाता है उसे बोलते हैं चारागाह। फिर लिखा है मुश्किल का विलोम शब्द लिखिए। मुश्किल का विलोम शब्द क्या होता है, आसान। परिच्छेद में प्रयुक्त युग्म शब्द लिखिए। युग्म शब्द काफ़ी बच्चों को नहीं समझ में आता है कि हमें क्या लिखना चाहिए, तो मैं आज आप लोग को बता देती हूँ। युग्म शब्द का मतलब होता है जैसे कि इधर उधर, जिनके बीच में ये मात्रा दी जाती है उसे युग्म शब्द कहा जाता है। यहाँ पे देखो हमें आगे और लिखा है घूमते फिरते। फिर ऊपर भी हमने पद्यांश में देखा था जो, तो जो नई ऐसे जो शब्द आते हैं वो शब्द होते हैं युग्म शब्द। तो बच्चों ध्यान से युग्म शब्द को लिखा करो, क्योंकि काफ़ी बच्चे नहीं लिख पाते हैं। अब यहाँ पे एक और पद्यांश ये है अपठित गद्यांश। ये मैंने एक पद्यांश और डाला है ताकि आप इसको पढ़ो और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप लोग इसमें से ढूंढ के लिखो। जैसे पहला प्रश्न है, इंग्लैंड किसकी सहायता से बेल्जियम को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा था। तो हमें यहाँ पर उत्तर ऊपर दिया गया है कि यहाँ पर है, ये रहा। इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश की संरक्षण देने का प्रयास कर रहा था। अब प्रश्न दूसरा है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसका था। तो बच्चों ये तो हमें सबको पता है कि ये नारा किसका था। तीसरा प्रश्न है, जन्मसिद्ध अधिकार की विशेषता। तो जन्मसिद्ध अधिकार की विशेषता क्या होगी इसमें, तो अपने उस जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित छुपा हुआ है। ये है हमारे जन्मसिद्ध अधिकार की विशेषता। चौथा प्रश्न पूछता है, आंखों से पर्दा हटाना। तो इसका हमें क्या बताना है, मुहावरे का अर्थ लिखिए। आंखों से पर्दा हटाना मुहावरा है, इसका अर्थ आप लोग लिखेंगे। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस प्रस्ताव को लागू कराने, यहाँ पे मैंने गलत टाइप कर दिया है, हेतु कार्य बताएं। तो इसके लिए हमें उत्तर बताना पड़ेगा। तो इसका उत्तर है, इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम कृत संकल्प हैं, चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में ही ले जाएं। मरुभूमि मतलब हम निधन हो जाए, चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े, चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े, या अंत में चाहे हमें जान भी गंवानी पड़े। ये है हमारे स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार के प्रस्ताव। अब हम करेंगे प्रश्न 5, व्याकरण।
तो पहला है निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो। आंखों से पर्दा हटाना, तो इसका अर्थ होता है अज्ञान या अंधकार छा जाना। अवाक खड़ा रहने का अर्थ होता है चकित होना या हक्का बक्का रह जाना। पसीना बहाने का अर्थ होता है खूब मेहनत करना। अब इसके ऊपर वाक्य बनाइए और आप लोग स्वयं लिखिए। अब आता है समानार्थी शब्द लिखिए। कुसुम पुष्प, कायर डरपोक, भूमि धरती। विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। सुंदर कुरूप, पावन अपावन, परतंत्र स्वतंत्र। वचन बदलो। प्रश्न चौथा है वचन बदलो। समाज का आएगा सामाजिक, दरार का दरारे, नादान का नादानियाँ। लिंग बदलो। पिता माता, गधा गधी, चिड़िया चिड़िया। लिंग पहचानो। ऊपर है लिंग बदलो और यह है लिंग पहचानो। तो लिंग पहचानो का मतलब होता है सूरज स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, वृक्ष कुर्सी, ये आप बताएंगे। युग्म शब्द बनाओ। अंदर बाहर, आना जाना, शहर गांव। अब आते हैं काल पहचान के लिखो। तो पहला है मीरा ने गाना गाया, कौन सा काल है वो आप पहचानो। अनाज सुरक्षित रखना प्रारंभ करो को भूतकाल में परिवर्तन करो। राम और भरत में गहरी मित्रता है, समुच्चय बोधक अव्यय पहचान कर लिखो। तो इसमें और जो है वो समुच्चय बोधक है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य का प्रकार पहचान कर आप लिखिए। फिर इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 6। यहाँ गलती से 4 टाइप हो गया है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर 10 से 12 पंक्तियों में निबंध लिखो। तो हमारे पास में 3 दिए गए। हिंदी का महत्व, होली और एक पेड़ की आत्मकथा। जो आपको अच्छा लगे आप उसके ऊपर ये लिख सकते हैं। इसके बाद आता है भाई दीदी की शादी के लिए अवकाश पत्र लिखिए, जिसको हिंदी में औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है। मैंने दोनों दिया है। आप शारीरिक स्वास्थ्य की जानकारी देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। अब आता है प्रश्न नंबर 5। दिए गए मुद्दों के आधार पर कथा लेखन लिखिए। तो कथा लेखन यानी कहानी लेखन। तो हमें कहानी लेखन है तो उसमें थोड़े बहुत हमें मुद्दे दिए जाते हैं, तो उसको देख देख के हमें कहानी लेखन पूरी करनी है। किसान का बेटा, आलसी, आपसी झगड़े, किसान परेशान, बीमार पड़ना, बेटों को सुधारने का उपाय सोचना, एक एक लकड़ी काटने को कहना, चारों लकड़ियाँ एक साथ बांधना, उन्हें तोड़ने को कहना, असमर्थ निकलना। तो इसके ऊपर कहानी तो आप बना सकते हो। बहुत सरल कहानी है और हमें छोटे से थे तब से हम ये कहानी सुनते हुए आ रहे हैं। अब नीचे दिया गया है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़ो। यहाँ पे पाढ़ो लिखा गया है, तो पढ़ो और दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखो। प्राचीन काल में जनक महाराज विदेह में राज्य करते थे। मिथिला विदेह की राजधानी थी। मिथिला नगरी में राजमहल, आसपास कोई 1000 सन्यासियों की पर्णकुटिया थी। तो इस तरीके से आपको ये पूरा पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप लोग को लिखने हैं। पहला है विदेह की राजधानी कहाँ थी, जो मैंने अभी पढ़ा था कि विदेह की राजधानी मिथिला थी। दूसरा प्रश्न है राजमहल के आसपास किन लोगों की कुटिया थी, तो के आसपास 1000 सन्यासियों की पर्ण कुटिया थी। प्रश्न तीसरा है महाराज जनक को क्या शौक थे, तो यहाँ पे दिया गया है मिथिला में सिंहासन पर बैठने पर भी महाराज जनक को फकीरी का शौक था। तो किस चीज़ का शौक था, फकीरी का। महाराजा जनक परमात्मा से अपना क्या संबंध रखते हैं, तो इसका उत्तर है वे इस पर राज चलते थे, मनुष्य स्वयं परमात्मा में विनयशील सेवक थे। तो परमात्मा के वो क्या थे, विनयशील सेवक। अगर आपको मेरा पेपर अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता ही है। मैंने पहली बार कोशिश की है, तो थैंक यू।